Namaskar, welcome to Indian Evidence Act classes. Now onwards, there will be regular classes for law students, whether they are pursuing LLB, whether they are pursuing LLM, whether they are preparing for CLAT, whether they are preparing for judicial services, whether they are preparing for public prosecutor job, or whether practicing lawyer. This is going to be useful for each and every person. इसमें हम इंग्लिश और हिंदी साथ में इसलिए यूज करेंगे सो दैट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। जो प्योर स्टूडेंट हैं, जो 12th के बाद ग्रेजुएशन में गए हैं या ग्रेजुएशन के बाद जो लॉ कर रहे हैं, उनको टर्मिनोलॉजी कैचअप करने में कभी कभी समस्याएं होती हैं। सो उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके और सर्वसुलभ बनाने के लिए ये जो क्लासेज होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी में होंगे। पूरी स्लाइड्स इंग्लिश में होगी, समझाना हिंदी में होगा। ठीक है, तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1872 का है, देश आजाद होने से पहले का है। 1872 में ये पास हुआ था। हिंदी में इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नाम से जाना जाता है। तो ये इंग्लिश में नोमेनक्लेचर हुआ, ये हिंदी में नोमेनक्लेचर हुआ। हम जब भी अब लॉ हम जब पढ़ेंगे तो बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया हमें होना चाहिए कि लॉ कहते किसको है। तो द सिस्टम ऑफ रूल्स दैट अ पार्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी रिकॉग्नाइजेज एज रेगुलेटिंग द actions of its members and may enforce by imposition of penalty। कहने का मतलब ये है कि लॉ एक ऐसा रूल है, एक सिस्टम ऑफ रूल है जिसको वहां का जो स्टेट है वो रिकॉग्नाइज करता है कि वैसा फॉलो करना है, और जो नहीं फॉलो करते हैं उनके लिए पेनाल्टी पनिशमेंट का प्रोविजन करता है। इसको बढ़िया से जो समझाया है वो सामंत महाराज ने समझाया है। सामंत जो है एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं और ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक बुक है सामंत जी के द्वारा। सामंत सेज लॉ एज बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सो व्हाट इज लॉ? लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। एक प्रिंसिपल है ये, recognized and applied by the state. That means it is recognized by the state and it is applied by the state in the administration of justice. For rendering justice, the body of principles which are recognized and applied by the state are known as law। कहने का मतलब यह है कि लॉ ऐसा चीज है, एक ऐसा डिफाइन किया हुआ एक ऐसा प्रिंसिपल है, रूल है, विच इज हैविंग सेंटिटी ऑफ द सोवरेन अथॉरिटी। जो भी कंट्री का सेटअप हो, चाहे डेमोक्रेटिक हो, ऑटोक्रेटिक हो, जो भी रूल ऑफ लॉ वहां पर चल रहा हो, उसके अनुसार लॉ उसको कहेंगे जिसको राजा ने रिकॉग्नाइज किया हो, कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया हो, चाहे इनेक्टमेंट करके, चाहे वर्बली करके, चाहे कोर्ट ने कुछ डेराइव किया हो। तो ये सारे चीजें जिसमें इन्फोर्समेंट होती है, जिसमें पावर होती है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, अगर नहीं उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा, बिकॉज इट हैज सैंक्शन ऑफ द स्टेट एंड ओनली स्टेट कैन पनिश। सो when some rule, some regulation, some body of rules which has sanction of the state means country, nation, which has sanction of the state for the administration of the justice, and when it is not obeyed, then there is provision for penalty, there is provision for punishment. So that is known as law। law को हम बहुत संक्षिप्त रूप में हम समझ रहे हैं। जब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की चर्चा करेंगे उसमें हम विस्तार रूप से लॉ को समझेंगे। तो लॉ को अगर हम मोटा मोटी तौर पर अगर हम डिवाइड करें तो लॉ कैन बी सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, दो तरह का ध्यान रखिए। ये दोनों क्या होते हैं हम बताएंगे आपको। तो सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, दो लॉ को मोटा मोटी दो भागों में डिवाइड कर दीजिए।
वो सारे लॉ जो राइट क्रिएट करते हैं और राइट के वायलेशन पर पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, उन सबको सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। Substantive law is the law which provides the right, and in case of infringement of that right, punishment is given. That is known as substantive law. एग्जाम्पल के लिए हमने इंडियन पेनल कोड रखा है। इंडियन पेनल कोड में हम जितने भी हम चैप्टर पढ़ते हैं, सब में क्या किया हुआ है, सबसे पहले उसको डिफाइन किया हुआ है कि वो एक्ट क्या होता है जिसको ऑफेंस कहते हैं। अगर थेफ्ट की बात करेंगे तो थेफ्ट क्या होता है, उसके क्या क्या फैक्टर होते हैं। मर्डर अगर है तो क्या क्या उसके फैक्टर होते हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनको इंक्लूड करेंगे तो वो चीजें मर्डर में, थेफ्ट में, रॉबरी में, डकैती में, मिसचिफ में आ जाता है। कहने का मतलब कि वो क्राइम डिफाइन करते हैं, क्राइम किसको कहते हैं डिफाइन करते हैं, और अगर आपने उस क्राइम को किया तो उसका पनिशमेंट कितना होगा ये डिफाइन करते हैं, और इसको बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ, जनरल लॉ जो है इंडियन पेनल कोड है और कंट्रैक्ट एक्ट है। स्पेशल लॉज होते हैं। स्पेशल लॉ जैसे जनरल लॉ है, आईपीसी इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया, थ्रू आउट द इंडिया, irrespective of the caste, creed, race, generation, place, irrespective of the things. When some act is enacted only for a particular group of persons, जब हम कोई ऐसा एक्ट बनाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टिकुलर ग्रुप के लिए होता है, उसको स्पेशल लॉ कहते हैं। जैसे डावरी एक्ट, डावरी एक्ट सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है जो डावरी से रिलेटेड चीजें डील करते हैं। आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट उनसे रिलेटेड है जो आर्म्स से रिलेटेड डीलिंग करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ SC ST एक्ट उनसे रिलेटेड है जो ST ST से रिलेटेड चीजों को वायलेट करते हैं। इसका मतलब कि राइट जो है सिर्फ और सिर्फ SC ST का है, और वायलेशन कौन कर सकता है, OBC जनरल वाले कर सकते हैं। SC ST वाला उसको वायलेशन नहीं कर सकता, इसलिए वो जनरल लॉ नहीं हो सकता, वो स्पेशल लॉ है। तो सब्सटेंटिव लॉ जब हम बात करेंगे तो जनरल लॉ भी बात करेंगे, स्पेशल लॉ भी बात करेंगे समझने के लिए आपके, अदरवाइज ये सब सब्सटेंटिव लॉ में आते हैं। वो सारे रूल, बॉडी रूल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल ऑफ रूल्स, जो कोई राइट क्रिएट करते हैं, उस राइट को डिफाइन करते हैं, और उस राइट को अगर किसी ने इन्फ्रिंज किया तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन करते हैं, वो सब सब्सटेंटिव लॉ में आते हैं। अब चीज ये है कि आईपीसी में कुछ दे दिया गया, 378 में थेफ्ट को डिफाइन कर दिया गया, 379 में थेफ्ट को डिफाइन कर दिया गया, 380 में 378 से लेकर के और प्रोबेबली 384 तक थेफ्ट है। तो थेफ्ट को आपने डिफाइन भी कर दिया, थेफ्ट के एलिमेंट्स कौन कौन से ये सब भी आपने बता दिया, और उसके बाद से उसके पनिशमेंट किस किस कंडीशन में कितने होंगे ये सब भी आपने बता दिया। वो सब सब्सटेंटिव लॉ में। चीज ये है कि उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव करना भी तो जरूरी है। किसी ने एलिगेशन लगाया और उसको पनिशमेंट दे दिया, ऐसे तो एनार्की हो जाएगी। कोई भी एलिगेशन लगाया और उसका पनिशमेंट शुरू हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो चीजें, जो एलिगेशन लगाई जा रही हैं, जो दोषारोपण हो रहा है, उस दोषारोपण को साबित करने का जो मशीनरी है, साबित करने का जो तरीका है, वो प्रोसीजरल लॉ में है। प्रोसीजरल लॉ क्या करती है, ये एक इन्फोर्समेंट मशीनरी है, ये एक तरीका है कि किस तरीके से सब्सटेंटिव लॉ को इंप्लीमेंट किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए। सब्सटेंटिव लॉ में जहां कहीं भी राइट इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको किस तरीके से हम उसको पनिश करेंगे, किस प्रोसीजर से उसको पनिश करेंगे, उस प्रोसीजर को प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। जब कोई क्राइम होता है तो FIR इंस्टीट्यूट करना है, कहां से पता चलता है, CRPC से पता चलता है। जब कोई सिविल राइट्स है और उसका इंफ्रिंजमेंट आपको लग रहा है तो आप प्लेंट डालेंगे, रिटेन स्टेटमेंट डालेंगे, कहां से पता चलता है, CPC से। और क्राइम को बहुत लंबे समय तक हम सस्पेंशन में नहीं डाल के रख सकते, तो इसलिए कुछ लिमिटेशन भी बनाया गया है कि इस क्राइम को इतने दिन के अंदर ही आप कोर्ट ऑफ लॉ में ला सकते हैं।
उससे ज्यादा अगर हो गया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने उस क्राइम के साथ एडजस्टमेंट कर लिया है. It is not crime, it's infringement of right because limitation act is basically related to CPC. बहुत कम उसके एक्ट प्रोविजन है वो सीआरपीसी में आते हैं, नहीं तो लिमिटेशन के मैक्सिमम प्रोसीजर जो है वो सीपीसी के है. तो जो सिविल नेचर के जो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट होते हैं उसमें इंडिविजुअल बहुत लेवल पे अपना एडजस्टमेंट भी कर लेता है, चलो हम नहीं फाइल नहीं करते हैं, और 5 साल बाद आपका मूड हुआ नहीं हम फाइल करते हैं, नॉट अलाउड बिकॉज इट इज हिट बाय लिमिटेशन लॉ. तो लिमिटेशन लॉ में दिया हुआ है कि कौन से केस के लिए 1 साल तक आप देख सकते हैं, कौन के केस के लिए 3 साल तक का, कौन से केस के लिए 5 साल तक का टाइम है, वो आपके लिए पीरियड दिया हुआ है. विद इन दैट पीरियड यू आर सपोज टू फाइल द केस. इफ यू क्रॉस दैट लिमिट देन दैट पॉइंट इज हिट बाय लिमिटेशन एक्ट, सो नहीं होता उससे. उसके बाद से एविडेंस है. एक्चुअली क्या है, सीपीसी और सीआरपीसी आपको कैसे फाइल करना है और कैसे जजमेंट करना है, फाइल कैसे करना है, हियरिंग कैसे करना है और जजमेंट कैसे करना है, ये 3 चीजें आप सीआरपीसी में देख लीजिए. सीआरपीसी में शुरू में फाइल कैसे करना है, फिर ट्रायल किसका कैसे करना है और जजमेंट कैसे कैसे करना है. बेसिकली इन्हीं 3 चीजों पर सीआरपीसी को बताया गया है. अब कैसे फाइल करेंगे वो तो 154 ने बता दिया, 155 ने बता दिया, 166 ने बता दिया, 167 57 ने बता दिया. ट्रायल कैसे करेंगे वो भी आपको प्रोसीजर कुछ चैप्टर 19, 20, 21, 22 से बता दिया आपको. चीज ये है कि किस तरीके से आप प्रूव करने जा रहे हैं. ऐसे बोल देंगे और प्रूफ हो जाएगा, तो प्रूफ करने का जो तरीका है, द वे टू प्रूव द एलिगेशन, दैट इज स्टडीड इन एविडेंस एक्ट. सो एविडेंस एक्ट कम्स इनटू पिक्चर ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड. रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर सीआरपीसी, जजमेंट सीआरपीसी. In between when trial starts, then during the trial period evidence act comes into the picture. How you are going to prove the allegation, और अगर आपने एलिगेशन गलत लगाया है तो अपोजिट पार्टी हाउ ही इज गोइंग टू डिस्प्रूव योर एलिगेशन. इन सब चीजों को बेसिकली एविडेंस एक्ट जो है वो ट्रायल का पार्ट है. एविडेंस एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का पार्ट नहीं है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट का पार्ट नहीं है, और एविडेंस एक्ट जजमेंट के बाद से एग्जीक्यूशन वगैरह है उसका कोई पार्ट नहीं है. एविडेंस एक्ट प्योरली ट्रायल का पार्ट है. उस ट्रायल में आप जो भी एलिगेशन लगाए हैं उसको आप किस तरीके से प्रूव करने जा रहे हैं उसके बारे में एविडेंस एक्ट बताया जाता है, और इसीलिए इसको प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है. सो एविडेंस एक्ट इज ए प्रोसीजरल लॉ. सब्सटेंटिव लॉ को थोड़ा और समझ लेते हैं. लॉ दैट डिफाइंस द राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजंस एंड गवर्नमेंट. सो सब्सटेंटिव लॉ किसको कहते हैं? ऐसा लॉ जो राइट, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजंस एंड गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसको सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं. प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? लॉ दैट प्रिस्क्राइब्स द मेथड ऑफ इन्फोर्सिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. सब्सटेंटिव राइट आपने बना दिया, इसको इंप्लीमेंट करना है, इन्फोर्स करना है. इसको इन्फोर्स करने के लिए जो मशीनरी है उसको प्रोसीजरल लॉ कहते हैं. आपके पास कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये सब हार्डवेयर है. उसमें सॉफ्टवेयर आप डाल करके और तब उनका आपको सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका आउटपुट पता चलेगा. इसी तरीके से यहाँ पर भी सब्सटेंटिव लॉ है, चाहे वो इंडियन पेनल कोड हो, SC ST एक्ट हो, करप्शन एक्ट हो, डावरी एक्ट हो, आर्म्स एक्ट हो, कंपनी लॉ हो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो, ये सब सब्सटेंटिव लॉ में आते हैं. सब्सटेंटिव लॉ में कुछ राइट डिफाइंड है, कुछ ड्यूटीज डिफाइंड है और ऑब्लिगेशन कुछ डिफाइंड है. और अगर इनके इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उसका पनिशमेंट भी डिफाइंड है. बट इनको जो इन्फोर्स करने का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर जो है प्रोसीजरल लॉ में बताया जाता है. ठीक है जी. द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड,
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, कोर्ट फी एक्ट, सूट वैल्यूएशन एक्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, द प्रोसीजरल लॉ कैन बी सेड इज अ लॉ दैट लेज डाउन द रूल्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच लॉ इज इन्फोर्स्ड। सो ये बेसिकली एक इन्फोर्समेंट मशीनरी है, रूल है, ये एक प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के द्वारा ये सब करना है, इस प्रोसीजर के द्वारा इसको प्रूव करने जा रहा है, उसको प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। और इसलिए प्रोसीजरल लॉ में सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, लिमिटेशन, कोर्ट फी एक्ट, सूट वैल्यूएशन एक्ट, ये सब प्रोसीजरल लॉ में आता है। हम अभी एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं। सब्सटेंटिव लॉ, लॉज दैट क्रिएट एंड डिफाइन सोशली एक्सेप्टेड कंडक्ट। ठीक है जी, क्रिएट एंड डिफाइंस क्राइम्स एंड पनिशमेंट हम बता चुके हैं। लुक टू स्टेट एंड फेडरल पेनल कोड्स। ठीक है, इंडियन पेनल कोड ऑलरेडी है। प्रोसीजरल क्या होता है? लॉज दैट गवर्न द इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट एंड ट्रायल ऑफ द रॉन्ग डूअर। ये पूरा प्रोसीजरल लॉ है। इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी कराएगा, अरेस्ट सीआरपीसी कराएगा, ट्रायल सीआरपीसी के अनुसार होगा, प्रूविंग एविडेंस एक्ट के द्वारा होगा। तो ये प्रोसीजरल लॉ का पार्ट हो गया। प्रोसीजरल लॉ में ये सब एक दूसरे के पूरक है। प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द रॉन्ग डूअर। अगर रॉन्ग डूअर ने कुछ ज्यादा ही गड़बड़ किया है और उसके राइट को अगर गवर्नमेंट इन्फ्रिंज कर रही है तो उसके राइट को भी आपको प्रोटेक्ट करना है, और इसीलिए अपोजिट पार्टी को भी लॉयर की व्यवस्था की जाती है। So procedural law determines how a proceeding concerning the enforcement of substantive law will occur. Substantive law आपने बना लिया, उसको enforce कैसे करना है, उस प्रोसीजर को बोलते हैं procedural law. Provides the machinery for enforcement, enforcing rights and duties. ये एक मशीनरी प्रोवाइड करते हैं। जैसे सीआरपीसी में पुलिस भी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी है, जज साहब भी है, और प्रिजन अथॉरिटीज भी हैं। ये सब मशीनरी है इन्फोर्समेंट के। इंश्योर अ फेयर एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस। प्रोसेस को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना ही प्रोसीजरल लॉ का काम है। सो प्रोसीजरल लॉ में ये कुछ और भी अलग से दिया हुआ है, इसको आप समझिए, मिला जुला करके उन्हीं का है ये। जो लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है उनके लिए काम में आएगा। अब इन दोनों में अगर हम कोई 2 मार्क्स 5 मार्क्स का अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आता है कि सब्सटेंटिव लॉ में एंड प्रोसीजरल लॉ में क्या डिफरेंस है। तो सब्सटेंटिव लॉ इट रेफर्स टू द लॉ दैट डील्स विद द राइट एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टीज। सो सब्सटेंटिव लॉ में पार्टीज के राइट एंड लायबिलिटी के बारे में हम पता करते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रोसीजरल लॉ में इट रेफर्स टू द लॉ व्हिच प्रोवाइड्स द प्रोसीजर बाय व्हिच द राइट्स एंड लायबिलिटी विल बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। कैसे उसको एनफोर्स करना है कोर्ट में, वो है आपका प्रोसीजरल लॉ। द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ सब्सटेंटिव इज द राइट एंड लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर राइट एंड लायबिलिटी दोनों इंडिविजुअल का क्या है वो सब्सटेंटिव लॉ में डिस्कस किया जाता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोसीजरल लॉ इज द मैकेनिज्म फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ। यहाँ पर राइट है, अगर उस राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो कैसे उस इन्फ्रिंजमेंट को रिस्टोर किया जाएगा, कैसे इन्फ्रिंजर को पनिश किया जाएगा, कैसे पेनाल्टी लगाई जाएगी, इस प्रोसीजर को प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। प्रोसीजरल लॉ में प्लीज डोंट मिस्टेक, प्रोसीजरल लॉ में सिर्फ और सिर्फ एविडेंस एक्ट नहीं है। प्रोसीजरल लॉ में सीपीसी है सिविल केसेस के लिए, सीआरपीसी है क्रिमिनल केसेस के लिए, और इन दोनों के लिए दोनों मिलजुल करके एविडेंस एक्ट को यूज करते हैं। मतलब एविडेंस एक्ट सिविल केसेस में भी यूज होता है, क्रिमिनल केसेस में भी यूज होता है। द सब्सटेंटिव लॉ प्रोवाइड्स फॉर द क्राइम एंड पनिशमेंट। सब्सटेंटिव लॉ में आपका जो है क्राइम डिफाइन होता है, और उस क्राइम अगर हो जाता है तो उसके लिए कितना पनिशमेंट रहेगा वो डिफाइन किया जाता है। प्रोसीजरल लॉ में इट डील्स विद द इनिशिएशन एंड प्रोसीडिंग ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, उसको किस तरीके से करना है, क्या प्रोसीजर होगा, वो प्रोसीजरल लॉ में हम सीखते हैं। सो सिंपली पुट द टू टाइप्स ऑफ लॉ डिफर इन द सेंस ऑफ द प्रोसीजरल लॉ ऑफ द ओवरसीज लिटिगेशन प्रोसेस ऑफ द केस। सो कहने का मतलब कि लिटिगेशन प्रोसेस जो है उसमें राइट एंड ड्यूटीज होगी, वो सब्सटेंटिव लॉ होगा, और जो प्रोसीजर होगा, जो मैकेनिज्म होगा, जो मशीनरी होगी, उसको प्रोसीजरल लॉ में हम पढ़ेंगे।
ये है एक कोर्ट का सीन। शायद आप इस कोर्ट के सीन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सो ये आपको शायद मोटिवेट करेगा लॉयर बनने में। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।